हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका लेक्चर 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ऑथर एवं पैरा नंबर 1 to 8 समझ लिए हैं। इस लेक्चर में हम पैरा नंबर 9 से देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे द्वारा, है ना, इससे पहले वाला जो स्टेंजास था उसमें गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, उसका वर्णन किया, उसके बारे में उसके फीचर्स को बताया है। तो मेन फीचर्स जो हम देख रहे थे उसमें क्या था कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मॉरलिटी को, है ना, नैतिकता को या मॉरल बीइंग को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किसको महत्व देता है, तो मेटेरियलिटी को देता है, भौतिकता को देता है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस प्रकार से मैंने भारतीय सभ्यता का वर्णन किया है, ठीक उसी तरह से हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो समर्थक हैं, वोटरीज का मतलब होता है समर्थक, इनका जो समर्थन करता है, उन्होंने भी क्या किया है, तो भारतीय सभ्यता का ठीक उसी तरह से वर्णन किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है, हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन, की सभी व्यक्तियों ने पूर्णता को, उत्कृष्टता को प्राप्त किया हो। ठीक है, मतलब दुनिया के किसी भी सभ्यता में या दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, फिर ऐसी सभ्यता के अंदर ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो क्या करे, तो उत्कृष्टता को प्राप्त करे। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, तो जो प्रवृत्ति है, झुकाव है भारतीय सभ्यता की, वो क्या है, तो नैतिक होने को ऊपर उठाना, उसको बढ़ावा देना है ना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, तो लेकिन वही जो है दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जब हम बात करेंगे पश्चिमी सभ्यता की, तो वो क्या करते हैं, और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो भारतीय सभ्यता का झुकाव जो है वो नैतिक होने को ऊपर उठाना है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी जो झुकाव है या फिर वो जो है उनका जो रुझान है वो क्या है, तो अनैतिकता को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, तो पैरा नंबर 9 में आगे बढ़ते हैं और फिर आगे समझते हैं। पैरा नंबर 9 का अगला लाइन है द लेटर इज गॉडलेस। यहां लेटर का मतलब है बाद वाला। ठीक है, बाद वाला मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, पहले इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा कि ये क्या करता है, एलिवेट मॉरल बीइंग, नैतिक होने को बढ़ावा देता है। ठीक है, जबकि जो लेटर वाला बात कर रहे हैं, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो बाद वाला है, जो क्या करता है, प्रोपोगेट इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है ईश्वर में विश्वास जो है इस पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast. So understanding, इस प्रकार से समझते हुए या फिर इस प्रकार से विश्वास करते हुए, it behoves every lover of India, या क्या बनाता है, behoves का मतलब होता है आवश्यक होना या आवश्यक है या योग्य होना। every lover of India कि जितने भी भारत को प्रेम करने वाले हैं, भारत से प्रेम करने वाले हैं, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वो जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उससे जुड़े हैं, उससे चिपके रहे हैं। यानी इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो होता है अपनी माँ की जो छाती होती है उससे चिपका हुआ होता है, ठीक उसी तरह से जो भी भारत को प्रेम करने वाले हैं उन्हें किससे जुड़ा होना चाहिए, तो प्राचीन भारतीय सभ्यता से। ठीक है, चलिए, तो पैरा नंबर 9 में हमने देखा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आप भारतीय सभ्यता के या भारत के प्रेमी हैं, तो इसका मतलब होना चाहिए कि आपको अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता से जुड़ाव रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 10 है आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। नो हेटर ऑफ वेस्ट, गांधी जी कहते हैं, ये उनका अपना कन्फेशन है, स्वीकार करते हैं कि मैं पश्चिम की सभ्यता का हेटर नहीं हूं, मतलब उसे घृणा करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल, बल्कि मैं आभारी हूं, ठीक है, टू द वेस्ट, किसका, पश्चिम के देशों का या पश्चिम की सभ्यताओं का, फॉर मेनी अ थिंग, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसके लिए आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर,
जो उन्होंने महात्मा गांधी ने वेस्टर्न लिटरेचर से क्या किया तो सीखा है, उसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन फिर कहते हैं कि मैं आधुनिक सभ्यता का भी क्या हूं तो आभारी हूं फॉर टीचिंग मी, किस चीज के लिए, या सिखाने के लिए, दैट इफ आई वांट टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यानी यदि मैं भारत को उसकी जो उच्चतम ऊंचाई हो सकती है, यानी जहां तक हम भारत को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम आधुनिक सभ्यता से मैंने सीखा है, उसके लिए मैं जो आधुनिक सभ्यता है यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका आभार व्यक्त करता हूं। आगे क्या लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है उसका मैं आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से उन्होंने क्या सीखा। तो आगे कह रहे हैं आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मैं अपने देशवासियों से फ्रैंकली कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, दैट कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सालों सालों तक जो आधुनिक सभ्यता का जो अनुभव रहा है, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक पाठ पढ़ी है, एक पाठ सीखी है, एंड दैट इज दैट, वह यह है कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। तो दैट इज दैट, मैंने इससे एक पाठ सीखी है, वी मस्ट सन इट, इसे निश्चित रूप से, यानी मस्ट का प्रयोग है, शुड का प्रयोग नहीं है, यानी मस्ट का प्रयोग होता है तो बाध्यता होती है, तो निश्चित रूप से जो है इसे क्या करना है तो दूर रखना है, इट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी मूल्य पर। कहने का मतलब है कि आधुनिक सभ्यता को जितना हो सके उतना दूर रखें, यानी उसके प्रभाव से दूर रहें, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं, जो आधुनिक सभ्यता से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, उसके आधार पर वह कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैरा नंबर 10 तक हम समझ गए, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे हम जितना दूर रह सकें, खुद को रख सकें, वो उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए पैरा नंबर 11 में क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में पैरा नंबर 11 में वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता है क्या। तो कह रहे हैं इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये भौतिक चीजों का क्या है तो पूजा करना है। पूजा हम कब करते हैं, जब श्रद्धा होती है, रिस्पेक्ट होता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, तो यानी यहाँ भौतिकता को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, ब्रूट का मतलब होता है पशुता, पशु के जो लक्षण हैं वो हमारे अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो पशुता की जो है यानी भाव शून्य मनुष्य जो होते हैं, ठीक है, भाव शून्यता, उसको कहते हैं ब्रूट यानी पशुता। तो ये पशुता की क्या है तो पूजा है इन अस। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, ठीक है। अनएडल्ट्रेटेड का मतलब होता है विशुद्ध, ये विशुद्ध रूप से क्या है तो भौतिकतावादी है, उपभोक्तावाद है, ठीक है। And modern civilization is nothing if it doesn't think at every step of the triumph of material civilization. अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है, अगर वो हर स्टेप पर, हर कदम पर किसके बारे में ना सोचे तो मटेरियल सिविलाइजेशन के जीत की, विजय का, ठीक है, यानी भौतिकतावादी जो सभ्यता है उसकी विजय की अगर के बारे में अगर नहीं सोच रहा है तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं। कहने का मतलब है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का अर्थ ही है कि वर्शिप ऑफ द मटेरियल या मेटेरियलिज्म, यानी कहने का मतलब भौतिकतावादी, ठीक है। ये स्वभाव किसका है तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का है, आधुनिक सभ्यता का है। इसको हम आपको कुछ एग्जांपल से समझा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे समाज में ही, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोग जाते हैं, लेकिन नैतिकता क्या होती है तो खत्म हो जाती है, पैसे के पीछे भागते हैं, करप्शन जो है वो चरम पर हो जाती है। तो ये सब वजह क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट है। मेटेरियलिज्म का क्या है तो मेटेरियलिज्म का क्या है तो ये इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 12 में महात्मा गांधी कहते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद ये अनावश्यक है। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, जो जरूरी ना हो, गैर जरूरी। इफ नॉट यूजलेस, अगर ये अनुपयोगी ना हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अनावश्यक है। टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं की जो खासियत है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको क्या करना, तौलना, ठीक है, उसको तौलना जो है यानी उसको कंपेयर करना, ये क्या है तो एक तरह से अनावश्यक है। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings. महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं जो उसके जलवायु, उसके जो पर्यावरण है, सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उसके अनुसार वो क्या है तो अनुकूलित हैं, ठीक है। मतलब उनके उसके अनुसार जो है वहाँ की जो पर्यावरण है, जलवायु है, उसके अनुसार क्या है तो सुटेबल है, मतलब ठीक है, अनुकूलित है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन, ठीक उसी तरह से वी हैव ए सिविलाइजेशन, इसी तरह से हमारे यहाँ भी क्या है तो जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, हमारी परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, ठीक है।
तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे तो दोनों अच्छे हैं अपने अपने, ठीक है, क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए पैराग्राफ 13। पैराग्राफ 13 में गांधी जी लिखते हैं, कहते हैं द डिस्टिंगाइजिंग, ठीक है, यहाँ दा होगा, द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डिस्टिंगाइजिंग का मतलब होता है खास, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता, जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं। किस चीज की विशेषता की बात हो रही है? मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता की जो खास विशेषता है, इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो मानवीय इच्छाएं हैं, ठीक है, उसका अनंत रूप से कई गुना होना जो है, ये चीज जो है वो क्या है, तो आधुनिक सभ्यता मॉडर्न सिविलाइजेशन की खास विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो जो आधुनिक सभ्यता है उसकी जो खास विशेषता है वो है मानवीय इच्छाओं का अनंत रूप से कई गुना बढ़ना। लेकिन आगे कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, लेकिन जो प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, उसकी जो विशेषता है, खासियत है, वो क्या है, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन दीज वांट्स एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। तो उसके बाद कहते हैं कि जो प्राचीन सभ्यता है उसकी जो खासियत है वो क्या है, अनिवार्य इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या है, तो स्ट्रिक्ट कठोरता से उसका विनियमन करना, नियम का पालन करना, ठीक है, किस पर रोक लगाना, तो इन ह्यूमन वांट्स यानी मानवीय इच्छाओं पर रोक लगाना है और उस पर नियंत्रण करना, ठीक है, उसका विनियमन करना, ये किसकी खासियत है, एंशिएंट सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सिविलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है, उसकी तुलना गांधी जी ने किया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन की खासियत की तुलना की है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस अराइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, है ना, जीवन की जो कल्पना है वो भविष्य में भी है, ठीक है, मतलब वो मरने के बाद भी जीवित रहेंगे, ऐसी जो मतलब विश्वास है, ऐसा जो आस्था है, किसकी, मॉडर्न जो आधुनिक सभ्यता के लोग हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, ठीक है, पश्चिम के जो सभ्यता है उसमें जो लोग हैं उनके जो विश्वास हैं कि वह भविष्य में भी क्या है, तो जिंदा रहेंगे या जिंदा रह सकते हैं। इस वजह से उनमें क्या होती है, तो इनसैटिएबलनेस यानी अतृप्तता की भावना, असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये असंतोष की भावना जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, वास्तव में जो भविष्य में हम जिंदा रहेंगे, इस भावना, इस चाहत से क्या होती है, तो उत्पन्न होती है। एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और जो ईश्वरत्व, देवत्व है यानी देवता, ठीक है, अमरत्व प्राप्त करने की जो भावना होती है, इस विश्वास की वजह से ही क्या होता है, जो आधुनिक और जो पश्चिम की सभ्यताएं हैं उनमें अतृप्तता की भावनाएं हैं। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अभी जो भी मॉडर्न इन्वेंशन है या फिर अगर आप देखेंगे पश्चिम की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे तो एक एनसीईआरटी में ही कहीं एक चैप्टर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, हिंदी में है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि जो पश्चिम के लोग होते हैं, पश्चिम की जो सभ्यता है, ठीक है, वहाँ लोग ये सोचते हैं या उनका मानना है कि जो मरने के बाद भी क्या होगा, तो वे जिंदा रहेंगे। आई थिंक कि भौतिक चीज़ों का वो आनंद ले सकते हैं मरने के बाद भी, इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने लिए शानदार कब्र बनवाते हैं, उसमें एसी लगवाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं। इसके अलावा जो है आनंद से क्या कर सकेंगे, तो म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे, तो म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं, फव्वारा लगवाते हैं। ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर भौतिकतावादी मेटलिज्म की वजह से आया है। यही गांधी जी कहते हैं कि वो भविष्य में भी जिंदा रहेंगे, ठीक है, इस वजह से क्या है, तो वो उनमें अतृप्तता की भावना मॉडर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में होती है। और देखिए कि मॉडर्न इन्वेंशंस भी हैं उस तरफ जा रहे हैं, जैसे अपना इंसान जैसा रोबोट पैदा करना, ठीक है, या फिर एक इंसान का कॉपी करना, यानी इसको कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग करना, क्लोनिंग से बनाया भी गया है, जीवों का निर्माण किया गया है एकदम सेम जैसा, ठीक है, एक भेड़ को बनाया गया था, तो इंसान को भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आइंस्टीन जैसे लोग, तो हम उसका क्लोनिंग कर लेंगे तो दूसरा आइंस्टीन रहेंगे, यानी एक व्यक्ति जो कभी मरेगा ही नहीं, ऐसी कल्पना हो जाएगी, यानी अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। जैसे ईश्वर है ना, भगवान को मानते हैं कि वो अमर हैं, ठीक है, वो मरते नहीं। लेकिन अगर तुम भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, उसमें ईश्वर भी क्या होते हैं, तो मानवीय स्वरूप में आते हैं, लेकिन उनको भी एक समय के बाद जाना होता है। ठीक है, यानी इस चीज को हमारे यहाँ स्वीकार किया जाता है, यानी मुक्ति जो है, मोक्ष की प्राप्ति, उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, जीवन के चक्रों से मुक्ति को, ठीक है,
जोड़ा गया है, जीवन चक्र से मुक्ति को ये जोड़ा गया है। और इसी से क्या होता है, तो ये हमारा उद्देश्य होता है कि लास्ट में हम क्या करें, तो मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक है, भविष्य में जीने की वाली बात नहीं होती है। लेकिन पश्चिम की सभ्यताओं या आधुनिक सभ्यताओं में ऐसी चीजें देखी जाती है, इस वजह से क्या है, तो अतृप्तता और संतोष की भावना उनमें होती है। आगे देखते हैं, द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, नियंत्रण, ठीक है, आत्मनियंत्रण, उसको कहते हैं संयम। तो प्राचीन और जो पूर्व की सभ्यता, जिसमें आप भारतीय सभ्यता को शामिल कर सकते हैं, ये उनमें जो संयम है, ठीक है, आत्मनियंत्रण है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, अराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ, ये विश्वास से उत्पन्न होता है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, खुद में तो विश्वास के अलावे, इन ए फ्यूचर स्टेट, भविष्य की जो विश्वास है उसके अलावे, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, जो ईश्वरीय शक्ति है, डिवाइन पावर है, उसके वजूद में होने से ऐसा उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये अनैतिक कार्य हैं, मत करो, ईश्वर हर जगह हैं, वो देख रहे हैं, तुम्हारे पाप और पुण्यों का जो है लेखा जोखा किया जाता है। तो इन सब वजह से जो होते हैं, हम क्या करते हैं, तो अनैतिक कार्यों से क्या है, तो खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। ये जो विश्वास है ईश्वर के होने की, एग्जिस्टेंस की, है ना, उसकी ईश्वर की जो शक्ति है, सत्ता है, उसके वजूद को हम लोग मानते हैं, और इस वजह से हमारे अंदर जो है संयम है, आत्म संयम है, ठीक है, ये प्राचीन सभ्यता और पूर्व की सभ्यताओं में पाया जाता है। और ये इसी विश्वास से उत्पन्न होता है कि ईश्वर हैं, उनकी सत्ता है। नेक्स्ट पैरा है, पैरा नंबर 14। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। ठीक है, यह देखो, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, कुछ परिणाम जो हैं इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं या इतने तीव्र हैं, किस चीज़ के लिए, तो मॉडर्न इन्वेंशन, जो आधुनिक आविष्कार है उसके, आर टू मैडनिंग, और ये इतने पागल कर देने वाले हैं कि हम इस पर रोक भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन गांधी जी कहते हैं, मुझे इस पर कोई आशंका नहीं है, इस बात पर कि वास्तव में जो व्यक्ति की जीत है वो किस में निहित है, लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, उसी प्रतिरोध रोक में क्या है, तो निहित है। ठीक है, इन हम आविष्कारों से पागल ना हो जाएं, ठीक है, यानी उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसी में क्या है, तो ये व्यक्ति के विजय जो जीत है वो क्या है, तो निहित है। वी आर इन डेंजर, आगे कहते हैं गांधी जी कि हम लोग खतरे में हैं, बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। बार्टरिंग सिस्टम है, बार्टरिंग सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी के समय में हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, इसके बदले में हम पैसे देते हैं, या कोई सेवा हम प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य सेवा हो या परिवहन सेवा हो, ठीक है, या शिक्षा सेवा हो, इसके बदले में हम क्या करते हैं, तो पैसे देते हैं। लेकिन उसका एक माध्यम हो गया, विनिमय का एक माध्यम हो गया मुद्रा। लेकिन पहले के समय में क्या था, तो जब मुद्रा नहीं था तो उस समय हम वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करते थे, अदला बदली करते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ बात कर रहे हैं कि हम लोग खतरे में हैं, और इस समय हम जो बार्टरिंग कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो जो हमारी शाश्वत परमानेंट गुड मतलब यहाँ अच्छाई है, ठीक है, जो हमारी अच्छाई है, जो कि शाश्वत है, बहुत मतलब हमेशा के लिए, अस्थाई कह सकते हैं, अस्थाई अच्छाई जो है उसको हम किसके बदले में दे रहे हैं या खो रहे हैं, वो है मोमेंट्री प्लेजर, जो क्षणिक खुशी है उसमें हम इसको खो रहे हैं। ये परमानेंट गुड है क्या हमारे अंदर, तो वो है नैतिकता, ठीक है, मोरल बीइंग, नैतिक होना, ठीक है, ये चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, तो खो रहे हैं। जो मोमेंट्री प्लेजर है, जो मटेरियलिज्म की वजह से हमारे अंदर जो है ये आ रही है, ठीक है, विलासिता का जो क्षणिक विलासिता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये चीज़ खो रहे हैं। चलिए पैरा नंबर 15 में देखें, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। जैसे उन्होंने यानी पश्चिम में, इन वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन्होंने शानदार खोजें की हैं। डिस्कवरीज और इन्वेंशन, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, मिलता जुलता तो है लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। डिस्कवरीज का मतलब खोज है और इन्वेंशन का मतलब आविष्कार है। खोज और आविष्कार में फ़र्क इतना है कि समझिए कि कोई भी चीज़ जो पहले से विद्यमान है धरती पर, उसको डिस्कवर किया जाता है, यानी खोजा जाता है। वो अगर दुनिया के सामने लाया जाता है उसको कहते हैं डिस्कवरी, ठीक है। लेकिन जो पहले से नहीं है उसे बनाया जाता है तो उसको कहते हैं इन्वेंशंस। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, या फिर कहें टेलीविज़न, या बहुत सारे जो आविष्कार हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो इन्वेंशंस हैं जो पहले से नहीं है। ह्यूमन के इंटरफेरेंस से ऐसा हुआ है, यानी मानवीय हस्तक्षेप से आविष्कार होते हैं। लेकिन डिस्कवरी जो है वो खोजा जाता है, जो हिडन होता है, लोगों की दुनिया की नज़र में नहीं होता है, चाहे वो प्लेस हो सकता है या फिर जैसे आग की खोज होगी, आग का आविष्कार तो नहीं करते, डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, फायर होगा, लेकिन
इन्वेंशन ऑफ फायर्स नहीं बोलते। चलो, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी, जिस प्रकार से उन्होंने शानदार खोजें की हैं पश्चिम में उन्होंने किया है। इन थिंग्स मटेरियल, जो भौतिक चीज़ें हैं उनमें उन्होंने क्या किया है, तो शानदार खोजें की है। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से हिंदू धर्म में भी हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, हिंदू धर्म ने भी क्या किया है, तो उससे कहीं अधिक शानदार खोजें की हैं, डिस्कवरीज की हैं। लेकिन यहाँ इनका क्षेत्र था भौतिक चीज़, लेकिन यहाँ पर है इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट, अध्यात्म और आत्म परमात्मा के क्षेत्र में। भारत में जो भारतीय सभ्यता में जो उसकी जो एक तरह से कहे रूट है, जड़ है, वो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म है। उसने क्या किया है तो शानदार खोजें की हैं। ठीक है, तो हिंदुइज्म ने क्या किया है कि उससे भी शानदार खोजें की हैं हिंदू धर्म ने। लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो क्या है, तो धर्म है, अध्यात्म है, ठीक है, आत्मा परमात्मा है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में क्या किया है, तो उन्होंने शानदार खोजें की हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं पश्चिम के देशों में, तो उन्होंने खोजें की हैं, लेकिन भौतिक क्षेत्रों में किया। अध्यात्म क्षेत्र की बात करेंगे तो हमने शानदार खोजें की हैं, ये गांधी जी कह रहे हैं। आगे गांधी जी कहते हैं, बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि ही नहीं है, आइज, नो आइज, हमारे पास वो आंख नहीं है कि हम इन महान और शानदार खोज को देख सकें। हमारे पास वो विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है। वी आर डेजल्ड, हमारी आंखें चुंधिया गई है, ठीक है, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक चीजों की प्रगति की वजह से। ठीक है, भौतिक प्रगति को देखते हुए हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि जो हिंदुइज्म ने खोजें की हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में, वो चीजें हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, यह कहा महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारी आंखें चुंधिया गई है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारी आंखों पर अगर तीव्र रोशनी आती है तो फिर हम कोई चीज़ जो है हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरह से जो मटेरियल प्रोग्रेस है, ठीक है, उसकी वजह से हम जो है, जो हिंदुइज्म है उसने जो खोजें की है, महान खोजें की हैं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी यहाँ कहते हैं कि जो वेस्टर्न साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, मटेरियल प्रोग्रेस की है, ठीक है, उससे मैं बिल्कुल भी मोहित नहीं हूं, द्रवित नहीं हूं, प्रभावित नहीं हूं। चलिए, पैरा नंबर 16 में ही आगे है। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दिस लाइन्स। ठीक है, इन फैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स, ये बिल्कुल लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, प्रगति करने से, अलोंग दोज लाइन्स, उन रेखाओं के साथ, है ना, या कहें कि उन आधारों पर विकसित होने से या प्रगति करने से भारत को रोका है। किन आधारों पर, तो मटेरियल प्रोग्रेस, है ना, मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक प्रगति से भारत को रोका है ईश्वर ने, वो भी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं, सो डैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटलिज्म, ताकि ये क्या कर सके भारत कि एक खास मिशन जो है वो उसको पूरा कर सके। ये खास लक्ष्य क्या है, रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटलिज्म, जो भौतिकतावादी है, ठीक है, जो मेटलिज्म है उसका जो प्रवाह है, हर जगह जो है इसका फैलाव हो रहा है, ठीक है, इन चीजों को क्या कर सके, तो रोक सके। इसके लिए इंडिया को ईश्वर ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इन, ठीक है, इन आधारों पर प्रगति करने से रोका है, भौतिक प्रगति से रोका है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो भारत है वो बहुत ही आगे बढ़ा है, उसने खुद को आगे बढ़ाया है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो यही जो भौतिकवाद है, भौतिकतावाद है, इसको, इसके प्रवाह को रोकना। ठीक है, चलिए, तो पैरा नंबर 16 तक हम लोग समझ चुके हैं इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरा नंबर 17 to 24। हमसे बने रहिए और सीखते रहिए और फिर अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए।